नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके सामने सांख्यिकीय के एक टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सांख्यिकीय के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति माप एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों के उस मूल्य को अंकित करता है जिसके समीप आंकड़ों की शेष इकाइयाँ केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका सामान्य अर्थ हम देखते हैं तो जो आवर्ती वितरण हमारे सामने उपस्थित है उस आवर्ती वितरण में कौन सा आवर्ती वितरण केंद्र के पास है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा एक ऐसे प्राप्तांक का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति माप को प्रायः औसत कहते हैं। औसत वह मान है जो व्यक्तियों या निरीक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखते हैं औसत। एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ अन्य अंक संगठित होते हैं या अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। रॉस कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम एक आदर्श औसत की विशेषताएं देखें कि एक औसत में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जिस औसत में सर्वाधिक विशेषताएं होंगी वो औसत सर्वश्रेष्ठ होगा। एक आदर्श की 7 औसत विशेषताएं बताई गई हैं। स्थिर परिभाषा, समझने में सरल, सभी मूल्यों पर आधारित, सरल और बोधगम्य, शीघ्र गणनीय, बीजगणितीय विवेचन के योग्य, निर्देशन परिवर्तन से न्यून प्रभावित। ये 7 विशेषताएं एक आदर्श औसत में होनी चाहिए। औसत का महत्व या उपयोगिता। केंद्रीय प्रवृत्ति माप समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति माप 2 या 2 से अधिक समूह में तुलना करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप प्रदत्तों के प्राथमिक विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध होता है और केंद्रीय प्रवृत्ति माप उच्च सांख्यिकीय गणना में सहायक होता है। जैसे हमें प्रामाणिक विचलन यानी एसडी निकालना हो या सहसंबंध कोरिलेशन निकालना हो तो हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता होती है। जब भी हम औसत की गणना करते हैं तो सर्वप्रथम हम आंकड़ों का व्यवस्थापन करते हैं, श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं और प्रत्येक प्रकार की श्रृंखला के लिए अलग अलग सूत्र प्रभावी होता है। इसलिए हमें किस प्रकार की श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए ये हमें ध्यान रखना होता है। कौन से प्रकार के आंकड़े हैं उसके लिए कौन सी प्रकार की श्रृंखला अधिक उपयुक्त होगी ये हमें विचार करना होता है। तो सर्वप्रथम हम सांख्यिकीय जो श्रृंखलाएं हैं तो सांख्यिकीय श्रृंखला वह है जिसे में हम आंकड़ों को एक क्रमबद्ध ढंग से प्रदर्शित करते हैं, वह कहलाती हैं सांख्यिकीय श्रृंखलाएं। सांख्यिकीय श्रृंखलाएं मुख्य रूप से जो सर्वाधिक प्रचलित हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी। ये एक ऐसी समंकमाला या सारणी होती है जिसमें एक तरफ व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं और उनके सामने उनके मानक दिए हुए होते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला का जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, एक सप्ताह का तापमान। इसके लिए हम व्यक्तिगत श्रेणी जब बनाते हैं तो एक तरफ ये व्यक्तिगत इकाइयाँ हो गई और दूसरी तरफ इसके सामने इसके मानक हो गए। इस श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक पद है वह अपने आप में स्वतंत्र है। सोमवार का तापमान 38 रहा, मंगलवार का 37 रहा, बुधवार का 40 रहा, तो ये एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं कर रहे। इस प्रकार की श्रृंखलाएं हम तब बनाते हैं जब दिए हुए आंकड़ों को हम समूह अथवा वर्ग नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम व्यक्तिगत श्रेणी
का निर्माण करते हैं। और हमें जब प्रत्येक पद को महत्व देना होता है तब भी हम व्यक्तिगत श्रेणी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, खंडित श्रेणी। वह श्रृंखला जो वास्तविक अंतर को प्रकट करती है खंडित श्रृंखला कहती है। इस प्रकार की जब हम श्रेणी बनाते हैं तो इसमें ऐसी समंगमाला में सारणी में एक तरफ मानक दिए हुए होते हैं तो दूसरी तरफ आवृत्तियां जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं दी हुई होती हैं। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि 100 परिवारों का एक सर्वेक्षण किया गया। उनमें संतानों की संख्या अर्थात 100 परिवार हैं, उनके प्रत्येक परिवार में कितने कितने लोग हैं। तो इसमें हमने पहले में संतानों की संख्या जैसे x से दर्शाया, दूसरे में परिवारों की संख्या यानी आवृत्ति। एक संतान वाले परिवारों की संख्या 20, 2 परिवार वाले परिवारों की संख्या 50, 3 संतानों वाले परिवारों की संख्या 12, 4 संतान वाले परिवारों की संख्या 8, 5 संतान वाले परिवारों की संख्या 4, 6 संतान वाले परिवारों की संख्या 3, 7 संतान वाले परिवारों की संख्या 2 और 8 संतान वाले परिवारों की संख्या 1। इस प्रकार से ये परिवारों की संख्या अर्थात n हुआ 100। यह हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भी मान होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं। सतत श्रेणी। जब तथ्य बहुत अधिक होते हैं तो उन्हें हम सतत श्रेणी में सारणीकृत करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 100 छात्रों की एक कक्षा हेतु 100 अंकों की एक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। ऐसी स्थिति में यदि हम 100 छात्रों की लिस्ट बनाएंगे तो वो बहुत लंबी बन जाएगी, इसमें 100 पंक्तियां बन जाएंगी और उनका मेजरमेंट करना और उनका अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सांख्यिकी के अंतर्गत सतत श्रेणी का निर्माण किया जाता है। जब हम सतत श्रेणी का निर्माण करते हैं तो हमें इकाइयों को ध्यान में रखना होता है कि कितनी इकाइयां हमारे पास हैं। यहाँ पर 100 इकाइयां हमारे इस उदाहरण में हैं। अब 100 इकाइयों को यदि हम वर्गों में विभाजित करते हैं तो कितने वर्गों में विभाजित करें कि वो ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। ऐसी स्थिति में जैसे पहले एग्जाम से हम 10 वर्गांतर बनाते हैं 100 में 10-10 के, तो हमारे पास प्राप्तांक हुए कि यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाला 3 छात्र। इस प्रकार से प्राप्तांकों को हमने 10 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जैसे वर्गांतर या CI से हमने दर्शाया है। और छात्रों की संख्या यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले यानी आवृत्तियां, कितने ऐसे छात्र हैं जो 0 से 10 अंक प्राप्त करते हैं उनको आवृत्तियों के रूप में दर्शाया है। तो 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाला 1, 10 से 20 3, 20 से 30 5, 30 से 40 8। इस प्रकार से हमने ये एक सतत श्रेणी की तालिका बनाई है। अगर हम इन्हीं वर्गांतरों को और बढ़ा देते हैं, जैसे 0 से दूसरी तालिका हम ऐसे भी बना सकते थे, जैसे वर्गांतर रख लेते 20-20 का, तो 0 से 20 प्राप्तांक वाले, 20 से 40 प्राप्तांक, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इनमें कितने कितने छात्र आए, 20 तक में 4, 40 तक में 13, 60 तक में 32, 80 तक में 45 और 80 से 100 अंक प्राप्त करने वालों में 6 छात्र। इस प्रकार से हम एक तालिका का निर्माण करते हैं। सतत श्रेणी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, समावेशी इंक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी एक्सक्लूसिव सीरीज। किंतु गैरेट ने इसे 3 प्रकार की बताया है, समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी और शुद्ध वर्गीकृत श्रेणी। समावेशी श्रेणी के अंतर्गत जो भी वर्गांतर है उसकी लोअर लिमिट जैसे 20 और अपर लिमिट 24, ये दोनों इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं और इनके प्राप्तांक इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे 25 और 29, यहाँ लोअर लिमिट 25 और अपर लिमिट 29, तो 25 और 29 दोनों इस श्रेणी के अंतर्गत समाहित होते हैं। जबकि अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत ये होता है कि लोअर लिमिट 20 और अपर
अपर लिमिट 25। तो यहाँ लोअर लिमिट तो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, किंतु अपर लिमिट का जो 25 है वह इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता, ये सम्मिलित होती है 24 तक ही। इस प्रकार से 25 से 30, यहाँ लोअर लिमिट 25 इसमें सम्मिलित रहेगा, 30 यहाँ पर 29 तक ही सम्मिलित रहेगा, 30 से 35 यहाँ लोअर लिमिट 30 सम्मिलित है, 35 में 34 तक सम्मिलित है। इसी को फिर इन्होंने शुद्ध वर्गीकृत श्रेणी में विभाजित किया कि जो 20 है लोअर लिमिट वो इसमें सम्मिलित है, तो उसे 19.5 से ऊपर का जो वर्ग होता है वो 20 में आ जाता है, इसलिए ये 20 इसमें सम्मिलित हुआ, और 24.5 तक इसमें सम्मिलित होता है, इससे ऊपर का वर्ग 25 के अंतर्गत चला जाता है, इसलिए ये नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। इस प्रकार से हम सतत श्रेणी को 3 प्रकार से बना सकते हैं, समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी और शुद्ध वर्गीकृत श्रेणी। इस प्रकार की श्रेणियां इसी उद्देश्य से बनाई जाती हैं क्योंकि प्रत्येक प्रकार की श्रेणी के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सांख्यिकीय माध्यमों यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार। ये 2 प्रकार की होती हैं, गणितीय माध्य और स्थानिक माध्य, मैथमेटिकल एवरेज और स्थानिक माध्य। गणितीय माध्य भी 3 प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य या मध्यमान, गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान। स्थानिक माध्य 2 प्रकार के होते हैं, मध्यांक और बहुलांक, यानी कि ये तीनों मीन, मोड, मीडियन। इनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं कि मध्यमान क्या है, कैसे निकाला जाएगा और इसकी गुणांक प्रक्रिया क्या होगी। नमस्कार, आज यहीं तक।